विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। आज हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है और डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, परंतु आधुनिक समय में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो दोनों को संयुक्त रूप से हम देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जनता की शक्ति, अर्थात डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति जनता में निहित होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है और जनता इस शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं अपने द्वारा करती है या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाती है। यदि जनता स्वयं इस शासन शक्ति का प्रयोग करती है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, और यदि इस शासन शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करवाती है तो उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र की हम प्रमुख परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो लॉर्ड ब्राइस ने ये कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी दृष्टि से यानी वैधानिक दृष्टि से किसी एक वर्ग विशेष में या वर्गों में नहीं होती है बल्कि संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। अर्थात शासन शक्ति किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है, किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं होती है। प्रोफा है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। तो डायसी के भी इस कथन से वही बात स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आती है कि इसमें शासन का आधार या शासन का अधिकांश शासन का आधार होता है वो जनता होती है। सीले ने कहा है लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, यानी जो शासन कार्य में प्रत्येक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? भाग। सीधा सा अर्थ यही है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होता है, भाग होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र में जो शासन है वो किस में निहित होता है? जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी शासन भी किसका है? जनता का है। शासन किसके लिए किया जाता है? जनता के लिए किया जाता है, और शासन करने वाला भी कौन है? जनता ही है। तो इस तरह से एक शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन शक्ति जनता में निहित होती है। अब जनता इसका प्रयोग या तो स्वयं अपने द्वारा करती है या अपने वो प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, और इसी आधार पर हम लोकतंत्र को दो भागों में विभाजित करते हैं। अब जो इसकी इन परिभाषाओं को देखने पर जो प्रमुख विशेषताएं सामने आती हैं उनमें जो पहली विशेषता है वो जनता का शासन, यानी लोकतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का शासन होता है। इसलिए इस शासन व्यवस्था को जनता का शासन माना जाता है। दूसरा, इस शासन में शासन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा ये शासन किया जाता है। यानी शासन का निर्माण करने वाली या शासन का जो आधार होती है, शासन की जो शक्ति जहाँ से उद्भव होती है, वो किसके द्वारा निर्मित होती है? जनता के द्वारा ही निर्मित होती है। और जो तीसरी विशेषता है वो है लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं है। यानी लोकतंत्र जनता के लिए शासन करने वाली एक प्रणाली है। तो साध्य कौन हो गया? व्यक्ति हो गया, जनता हो गई,
और साधन कौन हो गया? शासन हो गया, जिसे अपन लोकतंत्र कहते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो शासन करने वाले व्यक्ति हैं वो अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं अपने नीतियों के लिए, अपने कार्यों के लिए। यह एक विकासशील शासन है, यानी लोकतंत्र का निरंतर विकास हुआ है। प्रारंभिक रूप से लेकर आधुनिक समय तक हम देखें तो लोकतंत्र ने अपना मल्टी डायमेंशन यानी बहुआयामी विकास किया है और एक ऐसी शासन प्रणाली के रूप में स्थापित हो गया है कि आज कोई हर देश में, चाहे शासन का स्वरूप कुछ भी हो, अपने आप को लोकतांत्रिक कहने में गर्व का महसूस करते हैं, यानी लोकतांत्रिक कहते हैं। तो इस तरह से ये एक विकासशील शासन प्रणाली है जो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। हर देश में इसके अलग अलग स्वरूप देखने को हमें मिलते हैं। अब लोकतंत्र के हम विभिन्न रूपों के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र का अब तक जो हमने रूप देखा था वो हमने लोकतंत्र का केवल एक शासन के प्रकार के रूप में हमने लोकतंत्र देखा है। लेकिन आधुनिक काल में लोकतंत्र के संबंध में या लोकतंत्र एक केवल शासन की प्रणाली ही नहीं है, बल्कि इसके जीवन जीने का एक तरीका भी है। और इस जीवन जीने के तरीके के रूप में लोकतंत्र को हम बहुआयामी स्वरूप में हम देखते हैं, बहु अर्थों में देखते हैं। इसको हम वर्गीकरण के हिसाब से राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम देखें राजनीतिक लोकतंत्र के बारे में। तो जो अतीत में ये जो राजनीतिक लोकतंत्र था वो प्रारंभिक रूप उसका व्यक्तिवादी था, लेकिन आधुनिक युग में वो उदारवादी लोकतंत्र कहलाने लगा है। यानी जो पश्चिमी देशों में लोकतंत्र की अवधारणा का विकास हुआ वो व्यक्तिवाद के रूप में हुआ था, जिसे मार्क्सवादियों ने पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया था। आधुनिक समय में इसका स्वरूप उदारवादी लोकतंत्र के रूप में हुआ है। तो इसमें लोकतंत्र दो रूपों में हमारे सामने आता है। राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में, जिसमें राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, और दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य से, यानी ऐसा राज्य जो लोकतांत्रिक राज्य होता है। लोकतांत्रिक राज्य किसे कहेंगे? ऐसे राज्य में प्रभु सत्ता का निवास किस में होता है? जनता में होता है। इसलिए जनता को सरकार के निर्माण करने, उसके नियंत्रण करने और उसे पदमुक्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तो ऐसे राज्य को हम लोकतांत्रिक राज्य कहेंगे, जिसमें प्रभु सत्ता का निवास होता है। वो किस में होता है? जनता में निहित होता है। जनता ही सरकार का निर्माण करती है, जनता ही सरकार पर नियंत्रण करती है, और जनता के द्वारा ही सरकार को पदमुक्त रखा या पदमुक्त किया जा सकता है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है एक लोकतांत्रिक शासन से, और लोकतांत्रिक शासन की जो अवधारणा है वो लोकतांत्रिक राज्य से संबंधित है और उसी का ही रूप है। तो ये मानकर चलती है कि जो राजनीतिक प्रभुसत्ता है उस राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण रखा जाता है। यानी राजनीतिक प्रभुसत्ता जनता में निहित होती है और कानूनी प्रभुसत्ता जो वैधानिक संस्थाएं हैं हमारी उनमें निवास करती है। तो राजनीतिक प्रभुसत्ता के द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता का नियंत्रण किया जाना चाहिए, ये इसमें मूल आधार है। तो राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में हमें दो भेद दिखाई देते हैं, एक प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और दूसरा दिखाई देता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके अतिरिक्त जो प्रतिनिधि लोकतंत्र हैं उसमें भी शासन के दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और एक अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रचलित है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र प्रचलित है। तो लोकतांत्रिक शासन की कुछ अपनी मान्यताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। पहली मान्यता या विशेषता ये आती है कि ऐसे लोकतांत्रिक राज्य में
संविधानवाद में विश्वास होता है। यानी जो शासन होता है वो किस में निहित होता है? संविधान में निहित होता है। संविधानवाद जिसे हम कह सकते हैं। इसमें प्रभुसत्ता का निवास जनता में माना जाता है और राजनीतिक लोकतंत्र का जो सैद्धांतिक पक्ष है, लोकतांत्रिक राज्य है, इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। यानी सैद्धांतिक रूप से तो लोकतांत्रिक राज्य हो गया और व्यवहारिक रूप से कौन सा हो गया? लोकतांत्रिक शासन हो गया। जनता शासन को नियुक्त करती है, उसका नियंत्रण करती है और उसे हटाने का अधिकार भी जनता को होता है। राजनीतिक लोकतंत्र में साध्य जनता होती है और साधन कौन होता है? सरकार होती है। तो इस तरह से हम इसे राजनीतिक लोकतंत्र को समझते हैं। अब दूसरा आता है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। यानी जो सामाजिक व्यवस्था है उस सामाजिक व्यवस्था में अगर लोकतांत्रिक स्वरूप कैसा होगा, यानी जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित समाज है वो सामाजिक लोकतंत्र का आधार होती है। तो इस सामाजिक लोकतंत्र में समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी व्यक्तियों के बीच में जाति, भाषा, लिंग, धर्म, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। प्रोफेसर हर्नशाह ने लिखा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो इस परिभाषा में दो बातों पर बल दिया है कि लोकतांत्रिक समाज किसे कहा जाएगा? जिसमें समानता का विचार की प्रबलता हो, यानी समानता विद्यमान हो, और समानता का ही सिद्धांत प्रचलित हो, यानी जिस समाज में जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है वह लोकतांत्रिक समाज कहा जाएगा। तो ऐसे लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है जिसमें धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग या धन के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्तियों के व्यक्ति होने के नाते उसको महत्व दिया जाता है और सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर मिलते हैं। तो ऐसे समाज को हम सामाजिक लोकतंत्र कहेंगे। अब तीसरा स्वरूप जो आता है वो आर्थिक लोकतंत्र का आता है। तो अर्थव्यवस्था की एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। ये विशेष प्रकार की जो आर्थिक व्यवस्था है इसके दो रूप हैं, एक व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र और दूसरा है मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र। जहाँ तक व्यक्तिवादी आर्थिक लोकतंत्र है वो खुली प्रतियोगिता की कल्पना पर आधारित है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर बल देता है जिसमें राज्य के द्वारा हस्तक्षेप की नीति का पालन किया जाता है और व्यक्तियों को अपने आर्थिक या व्यवसाय से संबंधित कार्यों को करने की पूरी छूट होती है। तो ये पाश्चात्य देशों में सबसे पहले पूंजीवाद के रूप में इस तरह के लोकतंत्र की स्थापना हुई, जहाँ पर ये माना गया कि राज्य का काम लोगों के आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना है बल्कि हस्तक्षेप की नीति का पालन करना है। इसी रूप में दूसरा विचार हमें मार्क्सवादियों के रूप में सामने आता है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र का अर्थ है पूंजीवाद का नाश होना और आर्थिक समानता की स्थापना होना। यानी वो पूंजीवाद के नाश और आर्थिक समानता की स्थापना को प्रमुख महत्व देते हैं। उनकी मान्यता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक असमानता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि गरीब व्यक्ति के मत का कोई मूल्य नहीं रहता है और ऐसी स्थिति में गैर बराबरी पर आधारित अर्थव्यवस्था में जो लोकतंत्र की हम कल्पना करते हैं वो व्यवहारिक नहीं हो पाती है, वास्तविक नहीं हो पाती है। तो ये आर्थिक समानता पर बल देते हैं और पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं। तो इसे हम मार्क्सवादी आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। एक तीसरा रूप इसमें आता है उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र का आता है। उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है और इसमें ये मानता है कि समाज में आर्थिक विषमताएं हैं वो यथासंभव सीमित होनी चाहिए। निर्धन वर्ग जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको
विकास और कल्याण का अवसर मिलना चाहिए। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है और राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देती है, ताकि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उन कमज़ोर और पिछड़े व्यक्तियों को अपलिफ्ट किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। तो इस तरह के लोकतंत्र को हम उदारवादी आर्थिक लोकतंत्र कहते हैं। और आधुनिक देशों में हम देखते हैं कि सभी देशों में इस तरह का लोकतंत्र हमें दिखाई देता है। चौथा स्वरूप लोकतंत्र का आता है नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक लोकतंत्र से अभिप्राय जीवन के एक विशेष दर्शन से लगाया जाता है और इस जीवन के एक दर्शन में ये माना जाता है कि व्यक्तियों के बीच में जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो होते हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे या बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था होती है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देता है, उसका सम्मान करता है, व्यक्ति की गरिमा को आदर प्रदान किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, भाषा का हो, जाति का हो, लिंग या राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हो। व्यक्ति का महत्व व्यक्ति होने के नाते जब माना जाता है तो इस प्रकार के लोकतंत्र को हम नैतिक लोकतंत्र की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से इन चारों प्रकार के लोकतंत्र में हमने देखा कि लोकतंत्र एक व्यापक अवधारणा है। यह एक शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि एक विशेष आर्थिक व्यवस्था भी है, एक विशेष समाज भी है और एक नैतिकता से संबंधित अवधारणा भी है। यदि हमें लोकतंत्र को सही अर्थों में समझना है तो हमें उसके खंड खंड करके नहीं देखना चाहिए, अपितु उसे एक समग्र रूप में समझना चाहिए। तो समग्र रूप में लोकतंत्र शासन का अभिप्राय एक ऐसे राज्य, एक ऐसे समाज से है जिसमें इन सब का संयोग हो, यानी वहाँ सामाजिक लोकतंत्र भी हो, आर्थिक लोकतंत्र भी हो, नैतिक लोकतंत्र भी हो। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे।